नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। ट्राई ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड की गति को बढ़ाने के लिए रोड मैप पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर सब्सिडी में 140% तक की वृद्धि की। 6 भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल और अंटार्कटिका से टूटे एक हिमखंड को विश्व के सबसे बड़े हिमखंड के रूप में नामित किया गया। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड की गति को बढ़ाने के लिए रोड मैप पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में वायरलेस और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन के बीच एक व्यापक अंतराल विद्यमान है। आपको बता दें कि फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड उच्च विश्वसनीयता, कम देरी और उच्च गति जैसे लाभ प्रदान करता है। ये इसे क्लाउड आधारित उद्यम एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन शिक्षा, हेल्थ तक पहुंच स्थापित करने के लिए उपयुक्त बनाता है। उकुला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत मोबाइल इंटरनेट की स्पीड के मामले में 138 देशों में 129वें और फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड के मामले में 174 देशों में 75वें स्थान पर है। आइए अब आपको बताते हैं फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड से संबंधित मुद्दे। इसकी भवन परिसरों और सोसाइटीज तक प्रतिबंधित पहुंच है। फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड अवसंरचना की स्थापना और रखरखाव की उच्च लागत और उच्च लागत की वजह से कम मांग आदि। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार के लिए संभावित नीतिगत उपाय हैं। फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड से अर्जित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क में छूट प्रदान करके देश में फिक्स्ड लाइन अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करना, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करके फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड के प्रसार को बढ़ावा देना और सरकारी भवनों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर उचित मूल्य पर पहुंच प्रदान करना। हालांकि इनसे संबंधित कई चिंताएं भी हैं, जैसे लाइसेंस धारकों द्वारा राजस्व के मिस एप्रोप्रिएशन के माध्यम से दुरुपयोग। इसके अलावा ये भी एक चिंता है कि क्या फिक्स लाइन नेटवर्क से अर्जित सभी प्रकार के राजस्व पर लाइसेंस धारकों को शुल्क में छूट दिया जाना चाहिए या नहीं, और इस प्रकार दी जाने वाली छूट की अवधि को लेकर भी चिंताएं विद्यमान हैं। इसके अलावा प्रत्येक कनेक्शन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की राशि को लेकर चिंताएं हैं। सब्सिडी की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए और सब्सक्राइबर्स के किसी विशिष्ट वर्ग की पहचान कैसे की जाए, ये भी एक चिंता का विषय है। साथ ही एक समान, सरल और कुशल प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसका उपयोग राज्यों या स्थानीय निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जा सके। अगली खबर उर्वरक सब्सिडी से जुड़ी है। सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर सब्सिडी में 140% तक की वृद्धि की। सब्सिडी में हुई इस वृद्धि से अब उर्वरक कंपनियां 1900 रुपए प्रति बोरी के नवीन मूल्य की बजाय 1200 रुपए की पुरानी दर पर डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट विक्रय कर सकती हैं। आपको बता दें कि ये मूल्य वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। डीएपी के मूल्य में वृद्धि इसके निर्माणकारी सामग्रियों जैसे कि फास्फोरिक एसिड और अमोनिया में 60% से 70% की त्वरित वृद्धि के कारण की गई थी। इससे केंद्र सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के लिए प्रदान की जाने वाली लगभग 80 करोड़ रुपए की वार्षिक मौजूदा सब्सिडी पर 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आने की संभावना है, यानी कि सरकार पर राजकोषीय भार बढ़ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सब्सिडी में वृद्धि करने के कारण क्या हैं। बीते दिनों डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, इसलिए सब्सिडी में वृद्धि नहीं करने पर किसानों के लिए कृषि आदानों की लागत बढ़ सकती थी और इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती थी, इसलिए सब्सिडी में वृद्धि की गई है। हालांकि इससे जुड़े कई मुद्दे भी हैं, जैसे ज्यादातर किसान अत्यधिक मात्रा में डीएपी का उपयोग करते हैं। इससे मृदा की उर्वरता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है। वर्तमान में भारत सरकार उर्वरक विनिर्माताओं या आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है। इन उर्वरकों में यूरिया, 22 ग्रेड के फॉस्फेटिक और पोटाश युक्त उर्वरक और डाई अमोनियम फॉस्फेट शामिल है। किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए सरकार पोषण तत्व आधारित सब्सिडी प्रदान करती है।
6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 6 भारतीय स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चयनित किया गया है। इसके बाद इस सूची में प्रविष्टि करने के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित स्थलों की कुल संख्या 48 हो गई है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल 6 भारतीय स्थल हैं। वाराणसी में गंगा घाट। वाराणसी में लगभग 85 घाट हैं, जो 80 घाट से लेकर राजघाट तक विस्तारित हैं। हिंदुओं के लिए इन घाटों का आध्यात्मिक महत्व है। हालांकि ये घाट अन्य धर्मों के लोगों को भी प्रार्थना के लिए जगह प्रदान करते हैं। पंचगंगा घाट पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। जैन घाट में 3 मंदिर हैं, जबकि वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ अवस्थित है, जहां बुद्ध ने धर्म पर अपना पहला उपदेश दिया था। दूसरा स्थान है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर। इसे हजारों मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। कांचीपुरम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ अवस्थित महत्वपूर्ण मंदिर हैं एकम्बरेश्वर मंदिर। ये 6ठी शताब्दी में पल्लव वंश द्वारा निर्मित एवं हिंदू देवता शिव को समर्पित है। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये पल्लव स्थापत्य कला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। इसके अलावा कामाक्षी अम्मन मंदिर है। इस मंदिर के इतिहास को अक्सर कामकोटि पीठ के संरक्षक संत आदि शंकराचार्य से जोड़कर देखा जाता है। वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है, जो देश भर में अवस्थित सबसे पवित्र वैष्णव मंदिर है। त्रिलोकीनाथ मंदिर ये उन कुछ जैन मंदिरों में से एक है जो मुख्य रूप से स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली की विशेषताओं से युक्त है। और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये भारत के दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। सतपुड़ा, जिसका अर्थ है 7 वलय, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक जल विभाजक क्षेत्र का निर्माण करता है और ये आकार में त्रिकोणीय है। ये वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की सुस्थापित परंपरा के लिए विख्यात सबसे प्राचीन फॉरेस्ट रिजर्व में से एक है। और चौथा है महाराष्ट्र में मराठा सैन्य स्थापत्य कला। यहाँ अवस्थित प्रमुख किले हैं शिवनेरी, जहाँ शिवाजी का जन्म स्थान है, रायगढ़ जो कि मराठा राजा के राज्याभिषेक के लिए बनाया गया राजधानी किला था, और तोरणा जो कि मराठा साम्राज्य का पहला किला था। इसके अलावा साल्हेर, मुल्हेर, पन्हाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, विजयदुर्ग और कुलाबा। वहीं 5वां स्थान है कर्नाटक में अवस्थित हायर बेंकल नामक महापाषाण स्थल। ये सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक महापाषाण बस्तियों में से एक है, जहाँ कुछ शवाधान स्मारक अभी भी अक्षुण्ण बने हुए हैं। हायर बेंकल में कई प्रकार के महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं, जैसे कि डॉल्मेन ताबूत। ये छेदों वाला या उसके बिना निर्मित 3 मुखी कक्ष के समान होते हैं। इन्हें समतल जमीन पर सीधे अनगढ़े शिलाफलकों की सहायता से तैयार किया जाता है। इन समाधियों में काले और लाल मृदभांड और लौह उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा अंतिम स्थान है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट। ये जबलपुर में नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है। भेड़ाघाट को अक्सर भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात में जल की नन्ही बूंदें बिखर कर धुएं का दृश्य बना देती हैं। नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट क्षेत्र में डायनासोर के कई जीवाश्म पाए गए हैं। ये स्थल संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट क्षेत्र में गुलाबी और नीले धूसर आदि कई प्रकार के रंगों का संगमरमर पाया जाता है, जो कि संगमरमर की चट्टानों को अतिरिक्त सुंदरता प्रदान करते हैं। अगली खबर अंटार्कटिका से। हाल ही में अंटार्कटिका से एक हिमखंड का विखंडन हुआ है। इसे विश्व के सबसे बड़े हिमखंड के रूप में नामित किया गया है। वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का नाम A76 रखा है। ये आकार में लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। ये हिमखंड अंटार्कटिका में रॉन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से अलग हुआ है और अब वेडेल सागर में तैर रहा है। पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में अंटार्कटिका का हिमावरण तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे मुख्य तौर पर वेडेल सागर के आसपास के हिम और हिमावरण पिघल रहे हैं और साथ ही हिमनदों का आकार भी छोटा होता जा रहा है। इसके अलावा नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि यदि उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वर्ष 2060 तक अंटार्कटिका क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बन जाएगा। टिपिंग पॉइंट वो सीमा है जिससे परे एक छोटा सा परिवर्तन भी किसी प्रणाली को पूरी तरह से नई अवस्था की ओर धकेल सकता है। विश्व स्तर पर 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं, जहां परिवर्तनशील जलवायु पृथ्वी की प्रणाली के
के कुछ हिस्सों को अचानक या अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर धकेल सकते हैं। ये 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं: अमेज़न वर्षावन, आर्कटिक समुद्री हिमावरण, अटलांटिक परिसंचरण, बोरियल वन, प्रवाल भित्तियां, ग्रीनलैंड का हिमावरण, परमाफ्रॉस्ट, पश्चिमी अंटार्कटिक हिमावरण, पूर्वी अंटार्कटिका का कुछ भाग। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रेरित पवन प्रतिरूप में बदलाव। हिम के इस तरह पिघलने से पृथ्वी पर काफी प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी पर विद्यमान संपूर्ण हिम का लगभग 90% हिस्सा अंटार्कटिका में विद्यमान है। अगर ये पिघलता है तो वैश्विक रूप से समुद्री जल स्तर में 200 फीट तक की वृद्धि करने के लिए पर्याप्त है। आइए अब आपको बताते हैं अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में। अंटार्कटिका के सभी स्टेशनों पर ऊर्जा दक्षता अपनाने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है। साथ ही नए केंद्रों के बारे में परिवहन और लॉजिस्टिक्स संबंधी रणनीतिक योजना के समन्वय से क्षेत्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभ के साथ साथ लागत संबंधी बचत भी हो सकती है। वर्ष 1959 में हुई आर्कटिक संधि के पर्यावरण प्रोटोकॉल के तहत भारत ने अंटार्कटिका में अब तक 3 अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती स्थापित किए हैं। अंटार्कटिक संधि में शामिल पक्षकारों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास में उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के कार्यान्वयन में अंटार्कटिक समुद्री जीवित संस्थान संरक्षण आयोग यानी CCAMLR के पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी यानी CEMP के विस्तार और सुधार के माध्यम से ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना शामिल है जिनमें बदलाव की संभावना कम है, जैसे रॉस सागर। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य जैव सुरक्षा संबंधी उपाय भी किए गए हैं। साथ ही एक सदर्न ओशन सेंटिनल प्रोग्राम को भी आरंभ किया गया। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता की समय सीमा में वृद्धि उन गैर सरकारी संगठनों पर लागू होगी जिनके पंजीकरण प्रमाण पत्र 29 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच की अवधि के दौरान या तो समाप्त हो गए हैं या समाप्त होने वाले हैं। ये निर्णय कोविड जनित स्थितियों से उत्पन्न होने वाली अनिवार्यताओं की वजह से और संशोधित FCRA प्रणाली की सुचारू स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय ने ये भी घोषणा की है कि मौजूदा FCRA खाता धारकों को अब भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली स्थित मुख्य शाखा में FCRA खाता खुलवाना होगा, जो कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा 30 जून या उससे पहले तक किया जा सकता है। प्रदर्शनी केंद्रों और सभागारों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के रूप में उपलब्ध लाभ केवल उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे जिनका विशिष्ट प्रदर्शनी स्थल या सभागार या संयुक्त रूप से दोनों का न्यूनतम निर्मित फ्लोर एरिया 1 लाख वर्ग मीटर का होगा। अवसंरचना के दर्जे का महत्व ये होगा कि ये उद्योगों को बाह्य वाणिज्यिक उधारी मार्ग के माध्यम से कम ब्याज दर वाले विदेशी मुद्रा वित्त पोषण तक पहुँच प्रदान करता है। ऐसे क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दरों पर और दीर्घावधि के आधार पर अधिक ऋण प्राप्त होता है। हालांकि अवसंरचना के दर्जे में अब महत्वपूर्ण कर लाभ शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राज्यों में बेहतर कोविड देखभाल प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसे वर्ष 2003 में तृतीयक देखभाल वाले अस्पतालों की उपलब्धता में असंतुलन को दूर करने के लिए और देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए घोषित किया गया था। इस योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके 2 घटक हैं: नए एम्स की स्थापना करना और विभिन्न राज्यों में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन करना। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने अपनी 2 प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत अप्रैल 2021 के अंत तक ग्राहक आधार में 23% से अधिक की वृद्धि हासिल की है। इन दोनों पेंशन योजनाओं के तहत इसके ग्राहकों की संख्या 4.27 करोड़ हो गई है। PFRDA वर्ष 2003 में भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार के एक संकल्प के माध्यम से स्थापित किया गया था और बाद में वर्ष 2013 में PFRDA अधिनियम लाया गया। इसके द्वारा संचालित 2 प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं: राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना।
AIMICD के वाटर इनोवेशन चैलेंज। नीति आयोग के अटल नव प्रवर्तन मिशन ने इनोवेशन सेंटर डेनमार्क यानी ICDK के साथ साझेदारी में नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन वाटर इनोवेशन चैलेंज के वैश्विक फाइनल का समापन किया। इसमें कई क्षेत्रों की चुनौतियों को दूर करने के लिए नवीन विचारों को आमंत्रित किया गया था, जैसे कि डिजिटल जल प्रबंधन समाधान, शहर की जलापूर्ति में रिसाव की निगरानी और रोकथाम के उपाय, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी बस्तियों में अपशिष्ट जल प्रबंधन, ग्रामीण और शहरी बस्तियों में वर्षा जल संचयन और सुरक्षित तथा सतत पेयजल। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।